हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज हिमी सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर हम कहें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इतनी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उसका फॉर्मेशन हो सकता है। अब ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, इसको पढ़ना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो हमने प्रीवियस वीडियो में ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि 3 ऐसे पॉइंट थे जहाँ पर NaDH जो है उसका फॉर्मेशन हुआ, एक पॉइंट ऐसा था जहां पर FADH2 का फॉर्मेशन हुआ और एक पॉइंट ऐसा था जहां पर ATP जो है उसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो अब ये जो दो प्रोसेस, ये दो मॉलिक्यूल बने NaDH प्लस FADH2, ठीक है, तो इनके अंदर जो एनर्जी होती है वो कैसे रिलीज होती है, साथ ही साथ फिर उसका कैसे यूटिलाइजेशन होता है, ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो हम किसके थ्रू पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। सो इसलिए ये प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि कैसे इनसे एनर्जी रिलीज होती है, साथ ही साथ कैसे ATP का फॉर्मेशन होता है, लार्ज नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स जो है वो बनते हैं। So the following step in the respiratory process are to release and utilize the energy stored in the NaDH plus H positive and FADH2। respiratory process that means कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम आगे कुछ स्टेप्स में ये देखेंगे कि कैसे ये जो NaDH plus H positive है एंड FADH2 है, ठीक है, इससे कैसे एनर्जी जो है वो रिलीज होती है और साथ ही साथ कैसे उसका यूटिलाइजेशन होता है। This is accomplished when they are oxidized through the electron transport system and the electron are passed on to oxygen resulting in the formation of H2O। अब आगे में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ये जो कॉम्प्लेक्स हैं इनके थ्रू इन मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होता है। इन मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन होने पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ऑक्सीजन के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका फॉर्मेशन होता है। द मेटाबॉलिक pathway through which the electron passes from one carrier to another is called electron transport system। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पास किया जाता है फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर एंड इट इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वहाँ पर। इसकी लोकेशन जो है ये भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब आगे का जो प्रोसेस है वो बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ये तो बहुत ही छोटी सी बेसिक सी इंफॉर्मेशन दी गई थी। अब यहाँ से जो है इस पर्टिकुलर पाथवे के कॉम्प्लेक्स जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NaDH produced in the mitochondrial matrix during citric acid cycle are oxidized by an NaDH dehydrogenase complex 1 and electrons are then transferred to ubiquinone located within the inner membrane। यहाँ पर बात की गई है कॉम्प्लेक्स 1 की। ठीक है, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 जो है उसको हम NaDH dehydrogenase के नाम से भी जानते हैं क्योंकि कभी कभी कॉम्प्लेक्स के जो नाम है ना उससे भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स 1 जो है उसको हम NaDH dehydrogenase के नाम से जानते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स था, सिट्रिक एसिड साइकिल जो है उसको थोड़ा सा रिवाइज करो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में TCA साइकिल जो है वो रन हो रहा था। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट था जहां पर क्या हो रहा था? NaDH जो है वो बन रहा था। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब ये जो NaDH बना था इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? इससे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज होंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको किसके पास ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है? यूबिक्विनोन के पास, जिसको हम शॉर्ट में QB के नाम से लिखते हैं। यूबिक्विनोन के पास ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और ये जो यूबिक्विनोन है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है उसमें लोकेटेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सो कॉम्प्लेक्स 1 की स्टोरी यही है कि इसको सबसे पहले हम NaDH dehydrogenase के नाम से जानते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 जो है इसमें क्या होता है कि जो NaDH बना था TCA साइकिल में, ठीक है, इसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी हेल्प से होता है? NaDH dehydrogenase नाम के एंजाइम की हेल्प से होता है, जिससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को फिर किसके पास भेज दिया जाता है? यूबिक्विनोन के पास, और यूबिक्विनोन जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स 1 की स्टोरी हमने पढ़ी इसको हम स्ट्रक्चर जो है उसके थ्रू भी पढ़ते हैं। सो ये वाला जो डायग्राम है ये लेटेस्ट NCERT की जो बुक है उससे मैंने लिया है क्योंकि जो प्रीवियस एडिशन है
उसमें जो डायग्राम है पाथवे का वो बहुत अच्छा नहीं है, डिटेल में डिस्कशन नहीं बताया गया है वहाँ पर। सो ये जो येलो कलर से हमें दिख रहा है ये क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है, जिसको हम NADH डिहाइड्रोजनेज के नाम से जानते हैं। ये वाली जो साइट है ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। ब्लू कलर से जो दिख रहा है ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और इधर का जो एरिया है वो है इनर मेम्ब्रेन स्पेस। तो हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स जो था माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, वहां पर सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या हुआ था, NADH प्लस H पॉजिटिव इसका फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन अब जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसका यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा विद द हेल्प ऑफ NADH डिहाइड्रोजनेज, जिससे ये NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ ही साथ 2H पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकलेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एंटर कर जाएंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है, और यहाँ से ये पास होते हुए किसके पास पहुंच जाएंगे, यूबिक्विनॉन में। और यूबिक्विनॉन जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है इसमें। तो इतनी स्टोरी हमने अभी तक पढ़ी है। सो आई होप कि कॉम्प्लेक्स 1 की जो स्टोरी है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कॉम्प्लेक्स 2 जो है उसकी स्टोरी पर चलते हैं, फिर डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे कि कैसे सही बात बताई गई है, किस तरीके से इसको समझा जाएगा। Ubiquinone also receive reducing equivalents via FADH2 complex 2 that is generated during oxidation of succinate in the citric acid cycle। अब ये जो यूबिक्विनॉन है, ठीक है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है इसमें लोकेटेड है, ठीक है, अच्छे खासे प्रेजेंट है। तो ये जो यूबिक्विनॉन है ये FADH2 जो है इससे भी कुछ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स जो हैं उनको क्या करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है, जो कि कब बन रहे थे, जब हमने देखा था कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल थी इसमें एक स्टेप ऐसा था जहां पर सक्सिनेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा था किसमें, फ्यूमरेट में, ठीक है। जब ये सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो रहा था विद द हेल्प ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से, तो वहां पर क्या बन रहा था, FADH2 जो मॉलिक्यूल है इसका फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये जो FADH2 मॉलिक्यूल है इससे कुछ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स जो है उनको रिसीव करेगा कौन, यूबिक्विनॉन, ठीक है। तो और जो स्टोरी है इसको हम अब डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि यहाँ पर है क्या हमारे पास कॉम्प्लेक्स 2 जिसको हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के नाम से जानते हैं। इसमें क्या हुआ कि ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सक्सिनेट कन्वर्ट हो रहा था फ्यूमरेट में विद द हेल्प ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, और FADH2 जो है इसका भी फॉर्मेशन हो रहा था इसी स्टेप में। तो ये जो FADH2 बना इससे क्या होगा, कुछ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स 2 जो है इसके थ्रू होते हुए जाएंगे और यूबिक्विनॉन जो है उनको रिसीव करेगा। ये बात बताई गई है कॉम्प्लेक्स 2 की स्टोरी में। अब ये जो यूबिक्विनॉन है, ठीक है, यूबिक्विनॉन जो है ये क्या हुआ, the reduced ubiquinol is then oxidized with the transfer of electrons to cytochrome C via cytochrome BC1 complex 3। ये जो यूबिक्विनॉन है, ठीक है, इसकी जो रिड्यूस्ड फॉर्म होती है उसको हम यूबिक्विनॉल के नाम से जानते हैं। अब ये जो यूबिक्विनॉल है इसका ऑक्सीडेशन होना ज़रूरी है। अब इसका ऑक्सीडेशन कैसे होता है, इसका ऑक्सीडेशन ऐसे होता है कि ये जो साइटोक्रोम C है इस पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाएं। अभी इस पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 जो है उसकी हेल्प से। कॉम्प्लेक्स 3 जो है उसको हम साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। सो जब कॉम्प्लेक्स 3 दैट मीन्स कि साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स की हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स जब साइटोक्रोम C के पास पहुंचाए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, तब ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म है यूबिक्विनॉल जो है इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ये स्टोरी है कॉम्प्लेक्स 3 की कि कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करता है साइटोक्रोम C के पास में, और उसी दौरान क्या होता है, यूबिक्विनॉल जो है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब हम इसको स्ट्रक्चर पर जाकर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये कॉम्प्लेक्स 3 है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 3 जो है उसको हम साइटोक्रोम BC1 के नाम से भी जानते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स दैट मीन्स कि ये जो ग्रीन कलर से हमें दिख रहा है, इस कॉम्प्लेक्स की हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये जाएंगे साइटोक्रोम B, फिर आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, फिर साइटोक्रोम C1 के पास, और साइटोक्रोम C1 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट कर देगा साइटोक्रोम C के पास में, और तब जाकर ये जो यूबिक्विनॉल था, रिड्यूस्ड फॉर्म जो थी यूबिक्विनॉल की, वो क्या होगी, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी। ये स्टोरी हो गई किसकी, कॉम्प्लेक्स 3 की। अब कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी रिगार्डिंग साइटोक्रोम C के बारे में। तो ये जो साइटोक्रोम C है ये कहाँ पर लोकेटेड है, आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये साइटोक्रोम C जो है वो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, आउटसाइड जो होता है, आउटर सरफेस जो होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की, वहां पर प्रेजेंट होता है। साइटोक्रोम C जो है वो एक मोबाइल कैरियर की तरह एक्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में, ये जो कॉम्प्लेक्स 4 है और कॉम्प्लेक्स 3 जो है, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में
इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने का, इलेक्ट्रॉन्स को पास कराने का काम करता है। तो इस बेसिस पर साइटोक्रोम सी जो है उसको हम मोबाइल कैरियर की तरह भी बोलते हैं, एक्ट करता है। सो यहाँ पर हमें यही बताया गया है, साइटोक्रोम सी इज अ स्मॉल प्रोटीन अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन एंड एक्ट एज मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। तो आई होप कि कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 जो है उसकी कहानी जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी। साथ ही साथ साइटोक्रोम सी जो है वो क्या है इसके बारे में भी देख लिया। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स 4 के बारे में। सो कॉम्प्लेक्स 4 जो है उसको हम साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स 4 है वो किससे मिलकर बना होता है, एक ए एंड एक A3 साइटोक्रोम जो है इसमें प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ 2 कॉपर सेंटर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम CuA एंड CuB के नाम से जानते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो है कॉपर सेंटर की, इसके नाम इंपॉर्टेंट है। ये 2 कॉपर सेंटर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम CuA एंड CuB के नाम से जानते हैं। अब हम स्ट्रक्चर पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स 4 है। कॉम्प्लेक्स 4 जो है उसमें एक साइटोक्रोम A होता है, एक साइटोक्रोम A3 है। साथ ही साथ इसमें 2 कॉपर सेंटर हैं जिसको ये वाला CuA है और ये वाला क्या है, CuB है। सो कॉम्प्लेक्स 4 जो है इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरीके से होता है। यहाँ तक हमने देख लिया। अगर यदि यहाँ तक भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिपीटिंग मोड पर देखें, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन pass from one carrier to another by a complex 1 to 4 in the electron transport chain, they are coupled to ATP synthase complex 5 for the production of ATP from ADP and inorganic phosphate। जब इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे कैरियर पर, दैट मीन्स कि जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 में ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने देखा, तो ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का, इसके साथ ही साथ एक कपल्ड रिएक्शन भी चलती है। उसमें क्या होता है, एटीपी सिंथेज, दैट मीन्स कि जो कॉम्प्लेक्स 5 है जिसको हम एटीपी सिंथेज के नाम से जानते हैं, तो इसमें भी रिएक्शन जो है वो चल रही होती है। दैट मीन्स कि एटीपी जो है उसका फॉर्मेशन साथ ही साथ हो रहा होता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। अब कितने नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिंथेसाइज्ड होंगे, कितने नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ये किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर का नेचर जो है उस पर डिपेंड करता है। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव राइज टू 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। तो हमने TCA साइकिल में भी ऑलरेडी डिटेल में देख चुके थे कि एक NADH मॉलिक्यूल जो है इससे कितने एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एक FADH2 मॉलिक्यूल जो है इससे कितने एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो बनते हैं। सो ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, एक NADH मॉलिक्यूल से 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं और एक FADH2 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जो है वो बनते हैं। ऑल्दो द एरोबिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। The role of oxygen is limited to the terminal stage of the process। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ठीक है, इसका जब टर्मिनल पॉइंट आता है, जब इसका एंड पॉइंट आता है, तो वहां पर ऑक्सीजन का जो रोल है वो क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। येट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल। लेकिन ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वो जरूरी है। क्यों जरूरी है, ठीक है, ये क्या करता है, सिंस इट ड्राइव द होल प्रोसेस बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हाइड्रोजन के साथ बाइंड करके वाटर जो है उसको रिमूव करता रहता है। दैट मीन्स कि हाइड्रोजन जो है उसको रिमूव करता रहता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो लगातार चलता रहे। ऑक्सीजन एक्ट एज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ये पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसमें ऑक्सीजन फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, अनलाइक फोटोफॉस्फोराइलेशन वेयर इट इज द लाइट एनर्जी दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, जैसे फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो प्रोसेस था, जहां पर लाइट एनर्जी जो है उसको यूटिलाइज किया जा रहा था प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनाने के लिए, और प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो किसके लिए रिक्वायर्ड था, फॉस्फोराइलेशन के लिए। ठीक है, ये बात थी फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में। लेकिन बट रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि ये वो एनर्जी होती है, इसमें जो एनर्जी होती है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस से जो निकलती है एनर्जी उसको यूटिलाइज किया जाता है फॉर द सेम प्रोसेस। दैट मीन्स कि रेस्पिरेशन में फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस मीन्स एटीपी सिंथेसिस के लिए जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस से एनर्जी निकलती है उसको यूटिलाइज किया जाता है। इट इज फॉर
इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और इसी वजह से इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं। ये था इतना प्रोसेस। आगे बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और है। You have already studied about the mechanism of membrane-linked ATP synthesis as explained by chemiosmotic hypothesis in the earlier chapter. So chemiosmotic hypothesis जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, वो नहीं देखा है तो उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर NCERT की लाइन बाय लाइन जो है वो पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर जरूर देखें। As mentioned earlier, the energy released during the electron transport system is utilized in synthesizing ATP with the help of ATP synthase complex 5। जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, तो उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है एटीपी के सिंथेसिस में, एटीपी के बनाने में, और इसमें एटीपी सिंथेज नाम का एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स 5 के नाम से जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ये है एटीपी सिंथेज जो है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स 5 के नाम से भी जानते हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में देखते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट। ये जो कॉम्प्लेक्स 5 है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। एक पार्ट जो है इसका उसको हम F1 के नाम से जानते हैं, एक पार्ट जो है दैट मीन्स एक कंपोनेंट जो है उसको हम F0 के नाम से जानते हैं। F1 वाला जो है ये क्या है, हेड पीस होता है, दैट मीन्स कि हेड पार्ट होता है। इज अ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये जो F1 वाला पार्ट है इसको हम हेड पीस बोलते हैं। ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन दैट मीन्स कि आउटर साइड में प्रेजेंट होता है, और यही वो साइट है, F1 वाला जो पार्ट है यही वो पार्ट है जिसमें ATP की सिंथेसिस होती है, किससे, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। सो इसको हम स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं, ठीक है। यहां पर हमने देखा कि जो ATP सिंथेसिस के 2 पार्ट हैं, ये जो राउंड शेप में है ये क्या है, F1 वाला पार्ट है जिसको हम हेड पीस बोलते हैं, जो कि पेरिफेरल दैट मीन्स कि मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होता है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है ATP के सिंथेसिस के लिए। ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड पार्ट जो है उसको हम F0 के नाम से जानते हैं, जो कि मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ होता है, एम्बेडेड होता है मेम्ब्रेन के अंदर। सो F0 इज द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। सो किसी भी प्रोटीन का पार्ट अगर यदि मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ है, मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको हम इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। दैट फॉर्म दी चैनल। F0 वाला जो पार्ट है ये क्या करता है, एक चैनल जो है वो बनाता है, जिसके थ्रू क्या होते हैं, प्रोटॉन्स जो है वो पास होते हैं अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन थी उसके अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट थे, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो डेवलप था। तो ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है दैट मीन्स ये जो प्रोटॉन्स का मूवमेंट है वो किसके थ्रू होता है, F0, जो कि एक चैनल बनाता है। द पैसेज ऑफ प्रोटॉन थ्रू द चैनल इज कपल्ड टू द कैटालिटिक साइट ऑफ द F1 कंपोनेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP। ये जो प्रोटॉन का पैसेज है, ठीक है, ये जो चैनल था ये क्या है, F0 वाला जो पार्ट है वो F1 के कैटालिटिक वाली जो साइट है उसके साथ में कपल्ड होता है, जिससे कि ATP का प्रोडक्शन जो है वो हो सके। ईच ATP प्रोड्यूस्ड टू For each ATP produced, 2H positive pass through F0 from the intermembrane space to the matrix down the electrochemical प्रोटॉन ग्रेडियंट। एक ATP मॉलिक्यूल जब बनाना होगा, ठीक है, तो उसके लिए 2H पॉजिटिव जो हैं वो क्या होंगे, ज़रूरत होगी उसकी। 2H पॉजिटिव से एक ATP मॉलिक्यूल जो है उसका फॉर्मेशन होगा। अब ये जो प्रोटॉन्स हैं वो कहाँ पर मूव करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। दैट मीन्स कि इनर मेम्ब्रेन स्पेस जो है वहाँ से मैट्रिक्स में आते हैं, और इस तरीके से ATP जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो आई होप कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर यदि कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, एंड वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।